हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 2022 का हम लोग पेपर लेके आए हैं और ये है हमारा सेट नंबर 6। इससे पहले 5 पेपर आपके कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए 6393666619 और इसमें आपको बोरा भर के पीडीएफ मिल जाएंगी बेहतरीन सभी सब्जेक्ट के लिए। और सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस देनी है, मात्र 99 रुपये की फ़ीस देनी है। और आपको लास्ट पिछले 3 साल के जो पेपर है 21 का पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए वो आपको मात्र 99 रुपये की फ़ीस के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग एक बार बात कर लेंगे निर्देश पर। निर्देश आपका सिंपल है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देन आगे हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है। खंड का में आपके पास 7 प्रश्न रहेंगे, 7 क्वेश्चन जो कि आपके 50 नंबर के बनते हैं। और खंड खा भी आपका 7 क्वेश्चन रहेंगे और वहाँ पर भी आपको 50 नंबर के जो है क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करने हैं, ठीक है। एक बात को ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कीजिएगा, अंत तक करते जाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको आखिरी में कर दीजिएगा, लेकिन शुरुआत आप पहले क्वेश्चन से करेंगे और अंत तक करते जाएंगे। और बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे और अंत में कर देंगे। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग इस पेपर की, जहां पर आपका सेक्शन नंबर जो पहला है खंड का। खंड का के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन रहेगा वहां 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रहेंगे। और आपको पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही आसान जवाब है, ब्राह्मण पत्रिका जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित की है, ठीक है ना। और यहाँ पर बाकी पत्रिकाओं के बारे में भी आप देख पाएंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका, इस पत्रिका का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें आनंद कादम्बिनी की तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी इनके संपादक हैं। हिंदी प्रदीप की अगर हम बात कर लेते हैं तो बालकृष्ण भट्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बालकृष्ण भट्ट। और दिनमान जो है वो अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है वो है त्रिवेणी, ठीक है। यहाँ आप देखिए और बाकी रचनाएं भी आप देख लेंगे। तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्य सहचर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह एक निबंध है, कि यह एक उपन्यास है। और आपको पता होना चाहिए कि गबन, गोदान, कर्म भूमि किसके हैं। ये सब उपन्यास प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी के। तो यहाँ आप देखेंगे कि कर्म भूमि उपन्यास विधा की रचना, इसके रचनाकार प्रेमचंद है, आप मुंशी प्रेमचंद भी बोलते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाग और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। तो भाग और पुरुषार्थ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत का, ख, ग, घ और ये अंगा 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन किया हुआ है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है, याद रखिएगा। और इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास का, ख, ग, घ, अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पद्मावत की रचना जो है वो किस काल में हुई है। तो भक्ति काल में हुई है। और इसकी आपको रचना जो लेखक है वो बताने दो, अगर कहें तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। पद्मावत भक्ति काल की रचना, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है ना। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ये गा नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है। तो आंसर है हमारे पास नागार्जुन। नागार्जुन छायावादी के नहीं कहलाते हैं, ये प्रगतिवादी के कहलाते हैं कवि, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि नागार्जुन छायावादी युग के कवि नहीं है, ये प्रगतिवादी कवि है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 के अंतर्गत घ नंबर, चौथा क्वेश्चन ये हो गया 2 के अंतर्गत कि निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। तो बहुत ही आसान है, भूषण जी ने, ठीक है ना। भूषण जी ने वीर रस में जो है वो रचनाएं की है। रीतिकाल के ये कवि हैं, रीतिकालीन कवि भूषण ने वीर रस में रचनाएं लिखी। अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो आपसे पूछ दिया जाए भूषण जी हैं वो किस काल के कवि हैं, तो आप बता सकते हैं भाई रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो अंगा है, 5वां क्वेश्चन, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन निपट गए, ठीक है। 10 में 10 करके आएंगे, एक बहुत बड़ा काम आप कर ले जाते हैं अगर 10 में 10 आपके पूरे सही हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 में 10 पूरे बनते हैं बेहतरीन तरीके से। तो तार सप्तक के संपादक
थे तो अज्ञे जी, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। ताज सप्ताह के संपादक जो है वो अज्ञे जी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमको 10 नंबर देके जाएगा। 5 क्वेश्चन 2-2 अंक का एक एक क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने सही से तैयारी की है, सही हर एक चीज कंप्लीट की है, तो ये आपको 10 में 10 पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। एक बात समझ लो, पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, कोई एक नंबर नहीं कटता अगर आपने सही से ये चीज पहचान ली और सही से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय जन का, ठीक है ना, राष्ट्र निवासी, इस तरीके से ये होता है। तो किसका है भाई, कहां से लिया गया है ये अध्याय, ये आपका पैराग्राफ कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से, वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं आपको बताता हूं ना, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा, आधुनिकता, अशोक के फूल, ये 3 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र का स्वरूप तो आपको मिल ही जाएगा, आना ही आना है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक पैराग्राफ, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इसको देखना है, आपको पढ़ना है। और फिर जो है हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप अच्छी तरीके से इन 5 क्वेश्चनों को करके आते ना, एक नंबर नहीं कटता है गद्दान से, एक नंबर नहीं कटेगा आपको, मैं आपको बता दूं। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, जन का प्रवाह का आशय लिखिए, भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया, जन का जीवन किस तरह है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपसे कह रहा। और उत्तर आपके सामने ये रहे, प्रारूप के तौर पे आप देख पाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। जन प्रवाह का आशय मानव सभ्यता के अस्तित्व से है। भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और फिर ये आप रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो देख पाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। भैया ऑप्शन आपके पास रहेगा तो आपको ये नहीं करना है कि पहले ही जो आपने गद्यांश देखा और उसी में टूट पड़े, टूट नहीं पड़ना है किसी भी चीज पे, है ना। दोनों गद्यांश को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और यहां पर तो ये भी नहीं है कि भैया देखने के सगुन लगेगा, है ना। गद्यांश को आपको देखने का कोई सगुन का चार्ज नहीं लगेगा। तो बढ़िया तरीके से दोनों गद्यांश को देखना है, समझ लेना, आपको बेहतर कौन सा लग रहा उसको कर देना, ठीक है ना। तो अथवा करके ये आपके पास ऑप्शन है। और यहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे क्या भाई, देखो यहां पर दिया भाषा, ठीक है ना, और भी देख लो, और आपको दिया है, और ये संस्कृति दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर और 1-2 देखो वैज्ञानिक आविष्कार दिए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र का स्वरूप, भाषा, आधुनिकता, अशोक के फूल, ये 3 पाठ बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और यहाँ से आपका काम चल जाएगा। ये आपके पास 5 जो है वो क्वेश्चन दे दिए हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, भाषा किसका अटूट अंग है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपसे कह रहा है। तो उत्तर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रस्तुत पदांश भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा। भाषा संस्कृति का अटूट अंग है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। जो आपकी संस्कृति है, अगर हम विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ के चलते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए सांस्कृतिक हलचलें पर्याप्त नहीं है। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। बेहतरीन तरीके से पदनाश रहते हैं। ये भी आपको पूरा यहाँ पर भी आपके 1 नंबर कटने के कोई चांस नहीं रहते। मैं आपको बता दूं, एक रत्ती भर भी अगर आप नंबर कट जाए तो बताना, अगर आप सही लिख के आते हैं। एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप सही लिख के आएंगे। पूरे में पूरे 10 नंबर मिलते हैं। तो आपको पहले तो पदनाश देखना है, पढ़ना है, समझना है कि कौन से अध्याय से लिया गया है। तो ये भैया हमारा कहाँ से लिया गया, श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे और उनका आपको उत्तर देना है। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, और जो कामायनी के, देखिए कामायनी के श्रद्धा मनु से ये लिया गया है। श्रद्धा किसके हताश होने की प्रेरणा दे रही है, तो श्रद्धा मनु के हताश मन की प्रेरणा दे रही है। रजनी किसका प्रतीक है, तो रजनी दुख का प्रतीक है, ठीक है ना। और सुख का नवल प्रभात कब आता है, तो मनुष्य जीवन में व्याप्त दुखों के पश्चात सुख का नवल प्रभात आता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा आपसे। तो एक बार मेरी आप अच्छी तरीके से बात मान लेना, जो श्रद्धा मनु है या फिर आपका अभिनव मनुष्य हैं, जितने भी हैं आपके पाठ है, पवन दूतिका की बात कर लें, तो आप उनको 2 बार 3 बार पढ़ जरूर लीजिएगा भैया, प्लीज 2-3 बार पढ़ लेना। वीडियो अपलोडेड है, बस आपको नाम डालना है श्रद्धा मनु एक्सपी क्लासेस डालेंगे, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा, देखो पहली बात पदनाश का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। और पूरे 10 नंबर मिलते हैं। ये भी नहीं है कि भैया कुछ नंबर कटेंगे या फिर कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप सही करके आते हैं। इसके बाद आपके पास अथवा तो रहना ही रहना। अथवा में अगर हम बात कर लें तो ये आपको देखना है कि भैया ये कहाँ से लिए गए, तो बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा इसके कवि हैं।
और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन हम लोग बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ दिया गया कि कवि और कविता का नाम, तो सुमित्रानंद पंत कवि है और बापू के प्रति जो है शीर्षक है। मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है, तो वो सुख की खोज करता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य मिट्टी का बना एक पुतला है जो क्षण भंगुर जीवन के साथ अंत में इसी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना कर्म नहीं करना, हमें अपना कर्म करते रहना। सत्य की खोज करने कौन आया है, तो सत्य की खोज करने जो है महात्मा गांधी बापू आए हैं। ठीक है, फिर रेखांकित पंक्ति की आपको व्याख्या करके बतानी होगी। जो आपको रेखांकित रहेगा उसको आपको अर्थ लिखना है। फिर अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा नंबर देके जाएगा। साहित्यिक परिचय लिखिएगा, जीवन परिचय मत लिखिएगा। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया, इस बारे में अगर आप ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा बताएंगे, वो भी 80 शब्द की सीमा के अंतर्गत। और 80 शब्द की सीमा का अर्थ है आप एक पेज में करके आइएगा जो है साहित्यिक परिचय। ठीक है, एक पेज में साहित्यिक परिचय करके आइएगा और साफ सुथरा लिखेंगे। पूरे में पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे, पूरे में पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि देखो साहित्यिक परिचय में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं आपको सलाह यही दूंगा, आप एक पेज अपना ले लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक पेज में लिख लीजिएगा और कि आपको आइडिया मिल जाएगा। 80 शब्द की सीमा यही कहलाएगी कि आपके पास 10 से 12 लाइन में आप बढ़िया साफ सुंदर तरीके से लिख दें। साहित्यिक परिचय बता दें, सिर्फ साहित्यिक परिचय और उनकी जो कृतियां हैं वो बता दें। तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो प्रारूप है वो आप इस प्रकार से देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल और सरल। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का इस तरीके से आप बता पाएंगे। ठीक है ना, साहित्यिक परिचय। भैया कवि का साहित्यिक परिचय आपको यहां पर लिखने के लिए आ रहा है। कवि के साहित्यिक परिचय में भी आपको 5 नंबर मिलने हैं। 80 शब्द की सीमा है, एक पेज में करके आइएगा। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या फिर महादेवी वर्मा, बढ़िया तरीके से 3-4 आप अपने बना लीजिएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितने याद करने हैं। ठीक है ना, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, ये आपको डिसाइड कर लेना है और लिख के याद कर लीजिएगा। एक कॉपी में एक पेज में आप बना लीजिएगा तो एक आपको आइडिया रहेगा। करेंगे तभी होगा। और उसमें कहेंगे कि मुझे सिर्फ पढ़ लेना है, उससे बात नहीं बनेगी, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैथिली शरण गुप्त जी का जो साहित्यिक परिचय है उसका प्रारूप है, ये आप देख पाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, और इस तरीके से आपको लिखना है। और आपको ये भी नहीं करना है कि कृतियों के नाम पे आप पूरा एक पेज भर दें, नहीं, कृतियों के नाम पे पूरा एक पेज भी नहीं बनना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 और बहुत ज़्यादा 10 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, समझ लीजिए बात। आपके पास कृतियां लिखने के लिए पेज भरने का वो नहीं है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं रहेगा। 3 घंटे का है, आपको 30 घंटे का पेपर नहीं करना, 3 घंटे का पेपर है, बढ़िया तरीके से करिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के लिए ये प्रारूप रहा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के लिए जो उनकी कृतियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की, वो इस प्रकार से काव्य ग्रंथ इस प्रकार से प्री प्रवास, रस कलश, चौके चौपदेव, वैदेही वनवास। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। तो कोई एक करना है, जो भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। प्रारूप के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। साहित्यिक परिचय ये ज़्यादा जरूरी है, साहित्यिक परिचय। ठीक है ना, साहित्यिक परिचय आपका ही जो है वो पूछा जाता है। कृतियों की अगर मैं बात करूँ तो वही बात है, इकट्ठा आप लिख दीजिएगा। कृतियाँ 4-5 ये आपकी कृतियाँ रहती हैं, वहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। साहित्यिक परिचय भैया सुनो, समझो ना बात, साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर, कृतियों के लिए 2 नंबर, बस इतनी तो मिलना है। तो ज़्यादा लिख की जरूरत है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कि बहुत कुछ करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी ना करके आओ। ठीक है, तो कुछ थोड़ा ऐसा करना कि एक पेज में आपका मामला बैठ जाए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई लिख के एक बार देख लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है ना, 4 में कोई एक चीज करना है। 80 शब्द की सीमा यहाँ पर भी एक पेज में निपटाने की कोशिश करना। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु का जो सार है वो ये दिया हुआ है। यहाँ पर पंचलाइट का बहुत ही आसान, ये बिल्कुल दो एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिया है। ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे ना पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु का जो सार दिया ना, एकदम परफेक्ट दिया। देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 और ये देखिए आप 8 9 10 11, बस बहुत परफेक्ट दिया है। 80 सबसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई होगा, लेकिन एक पेज में ही आ जाएगा। तो बेहतरीन पंचलाइट जो कथा वस्तु है उसका ये सार यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बहादुर की कथा वस्तु का जो सार है वो यहाँ पर प्रारूप के तौर पे आप देख पाएंगे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये भी बढ़िया दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसको भी अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतने में ही काम चल जाएगा आपका। और जिंदगी में भी और पेपर में भी आपको अथवा तो दिया ही रहेगा। तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए कह रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप ध्रुव यात्रा कहानी देख पाएंगे। ठीक है ना, फिर हमारे पास आ जाता है खंडकाव्य। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिस जिले में जो खंडकाव्य है वो आपको ध्यान रखना
है और अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंड काव्य रहते हैं, उसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुक्ति यज्ञ, मुझे कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा खंड काव्य कहाँ का है। जैसे मुक्ति यज्ञ किस जिले का है बता दीजिएगा, सत्य की जीत किस जिले का है बताइएगा जरूर, ठीक है ना। फिर रश्मि रति किस जिले का है ये आप बता दीजिएगा। इसके बाद आलोक व्रत जो है वो किस का जिले के अंतर्गत आएगा वो बता दीजिएगा। श्रवण कुमार जो है वो किस जिले के अंतर्गत आएगा। तो जैसे मैं जब पढ़ता था तो मुझे श्रवण कुमार लिखने के लिए आया था, ठीक है ना, क्योंकि मेरे जिस जिले में ये काम करता है वो श्रवण कुमार काम करता है, तो मैंने अपने श्रवण कुमार लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर आप बता दीजिएगा त्यागपति जो है वो किस खंड का किस जिले के अंतर्गत आपका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु यहाँ पर आपको दे दी हुई, ठीक है ना। तो श्रवण कुमार खंड काव्य की जो कथा वस्तु है उसका प्रारूप आप ये देख पाएंगे। खंड काव्य में अगर आपके 1-1.5 पेज भर भी जाते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंड काव्य होता है बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण हमें करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो उत्तम कुलोत्पन्न, ठीक है ना, जो राजा दशरथ थे वो उत्तम कुल के उत्पन्न, मतलब उनका जो पैदाइश थी वो उत्तम कुल की थी, ठीक है। तो इस तरीके से विनम्र और एवं दयालु, तो ये सारी चीजें जो है वो दशरथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। योग्य शासक, कुशल धनुर्धर, प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि में परिपूर्ण, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया है। फिर यहाँ पर टोटल हमारा कुल मिलाकर जो पहला आपका सेक्शन है खंड का 50 नंबर के लिए 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे शानदार तरीके से। देखो अगर मैं आपको बात ये बताऊं भी तो नंबर करने के कहाँ चांसेस रहते हैं, या तो कहानी में और पंचला उसमें आपका क्या कहते हैं खंड काव्य में, यहीं से आपके नंबर करने के चांसेस रह सकते हैं। एक एक नंबर अगर आपने बिल्कुल शानदार तरीके से परफेक्ट लिखा है ना तो कहानी और खंड काव्य से चांसेस रहते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कटेंगे ही कटेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कटेंगे ही कटेंगे, हिंदी में आपका ये नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं कट सकता है और अगर आप परफेक्ट तरीके से लिख के आते हैं तो साहित्यिक परिचय में, पद्यांश में, गद्यांश में कहीं नंबर नहीं कटता है भैया मेरे, कहीं नंबर नहीं कटता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे खंड खा की, जो आपका सेक्शन नंबर 2 है। तो पहला क्वेश्चन आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के लिए रहेगा, जहाँ पर आपको गद्यांश का अनुवाद करना है और श्लोक का अनुवाद करना है। यहाँ पर गद्यांश के लिए 7 नंबर और श्लोक के लिए 7 नंबर। तो संस्कृत दिग्दर्शिका जो है वो आपको 14 नंबर देके जाएगी। और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत कुछ करने के लिए यहाँ नहीं है कि आपको प्रश्न उत्तर याद करने, नहीं, रट्टा रट्टा कुछ नहीं करना। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो दिए गए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ के, उनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, बेहतरीन तरीके से हिंदी फोड़ के आना है मजेदार तरीके से और करके दिखाना। 95+ का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, इसमें आपको परिपूर्ण तरीके से बेहतरीन तरीके से लाके दिखाना 95+। और भैया मेरे भटकना नहीं है, किसी को भी भटकना नहीं है, मेहनत अपनी करते रहिएगा। ये कहाँ से लिया गया, ये जो गद्यांश से कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषाया महत्तम से लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संस्कृत भाषाया महत्तम से ये संदर्भ हो गया। अगर आपको प्रसंग बताना तो प्रसंग बता दीजिएगा और ये हमारे पास अनुवाद हो गया, ठीक है ना। तो अनुवाद आप इस प्रकार से देख पाएंगे, ज़्यादा है तो पढ़ लीजिएगा। और अथवा करके ये हमारे पास रहा दूसरा जो गद्यांश है, इसमें आपको देखना ये कहाँ से लिया गया, तो महामना मालवीय जी से लिया गया ये। और आपके पास 2 ही 3 तो हैं, संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा, महामना मालवीय, तो 2-3 बार पढ़ेंगे आराम से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये संदर्भ है, व्याख्या है और महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, ये आप व्याख्या देख रहे हैं शानदार तरीके से। तो इस तरीके से जो आपका गद्यांश का सेक्शन हो जाता है श्लोक के अंतर्गत वो आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है शानदार वाला, और उसको आप देख लेंगे। तो इस तरीके से 7 नंबर आपके गद्यांश के हो गए संस्कृत दिग्दर्शिका में, और फिर हमें 7 नंबर जो है वो श्लोक के मिल जाएंगे, ठीक है ना। 7 नंबर श्लोक के करने के लिए, अनुवाद करने के लिए मिल जाएगा। और ये आप श्लोक देखेंगे तो कहाँ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। विद्या विवादाय धन मादाय शक्ति परिसाम परिपीड़नाएं, ठीक है ना। इस तरीके से ये दिया है, आप देख पाएंगे। और इसका जो है संदर्भ है आपको करना और अनुवाद करने के लिए कह रहा है। और देखिए संदर्भ में आपको 2 नंबर मिलने, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया, संदर्भ करना जरूरी है। संदर्भ करेंगे 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद करेंगे 5 नंबर मिलेंगे। कोई 1 नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते, सही अच्छा साफ सुथरा करके आएंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और अथवा करके ये आपके पास दे दिया है। और यहाँ पर ये आपको कहाँ से लिया गया, ये हमारा जातक कथा से लिया गया, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया, संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा से ये श्लोक जो है वो लिया गया है। उलूक जातकम, जातक कथा में 2 चीजें आपके पास रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उलूक जातकम से लिया गया और अनुवाद आपके पास ही रहा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मुहावरे और लोकोक्तियां 2 नंबर के लिए आएगा, और आपको किसी एक का जो है वो वाक्य प्रयोग करके आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। आंख का तारा होना, नाक में नकेल डालना, सावन हरे ना भादव सूखे, मक्खन लगाना,
तो भैया आपको मुहावरों के लिए वीडियो दिया है, बस आपको सर्च करना है मुहावरे एक्सपी क्लासेस, वीडियो शानदार वाला मिल जाएगा। उसको क्या करना है कि 2x स्पीड करके या 1.5 स्पीड करके आप बढ़िया तरीके से 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको PDF दे ही रहा हूँ, तो PDF में जितने भी मुहावरे या एक नंबर के जो भी सवाल रहेंगे हिंदी ग्रामर से अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत आप वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे मैं 21 आपके पेपर दे रहा हूँ ना, पिछले 3 साल के 2022 के, 20 के और 19 के, तो पिछले 3 साल के दे रहा हूँ, तो यहीं से आपका सब कुछ मामला बैठ जाएगा। तो इनको बढ़िया तरीके से देख लेना इन PDF को जो भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आंख का तारा होना, अति प्रिय होना, नाक में नकेल डालना, नियंत्रण में रखना, और यहाँ पर आप देखेंगे सावन हरे ना भादो सूखे, एक सी स्थिति में होना, और मक्खन लगाना यानी खुशामद करना। मैं आप कहूँगा भी मक्खन लगा खाने के काम आता है, लगाने के नहीं, तो लगाया मत करिए, मक्खन खाया करिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, खुशामद करना। फिर हम बढ़ते हैं बेहतरीन शानदार क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूरे नंबर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, 5 नंबर रहते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर संधि में और 2 नंबर विभक्ति में, ठीक है। तो साक्षरहा का संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सा प्लस अक्षरहा, ठीक है ना। साक्षरहा का संधि विच्छेद है सा प्लस अक्षरहा। तो हम लोगों ने आपको जो है संधि भी कराई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साक्षरहा का संधि विच्छेद हो जाएगा सा प्लस अक्षरहा होगा, और संधि कराई है, तो बस आपको डालना है संधि। एक्सपी क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। नरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो बहुत ही आसान है, नर प्लस इंद्र। और यहाँ पर आप सोचेंगे सर ये संस्कृत वाली संधि विच्छेद है, तो परेशान मत होइए, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, हिंदी और संस्कृत वाली संधि विच्छेद एक ही रहती है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है खास। और यहाँ पर आपका नरेंद्र का नर प्लस इंद्र, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है, सु प्लस आगतम, ठीक है ना। स्वागतम का सही संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम, तो यहाँ देखिए स्वागतम का सु प्लस आगतम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 नंबर की भैया मेरी प्यारो ये आ जाती है विभक्ति, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें लापरवाही कर दी, विभक्ति नहीं पढ़ के गए, तो यहाँ से 2 नंबर वाला मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो हिंदी है, अब बहुत सारे लोग हिंदी में पूरे नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप कोशिश तो करें, जैसे एक नंबर, यहाँ 1 नंबर में कुछ कटेगा बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आत्मना शब्द में जो है विभक्ति और वचन क्या, ये आप बता दिए, तो अगर आप पहला ऑप्शन लगा के आएंगे चतुर्थी विभक्ति और एक वचन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, तो आपके पूरे 1 नंबर है, नहीं तो फिर गड़बड़ मामला है। तो इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाइएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा। फिर हमसे वो पूछ रहा है कि नामना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, तो आंसर है तृतीय विभक्ति और ये एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। तो तृतीय विभक्ति और एक वचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 8 नंबर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 4 क्वेश्चन रखता है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यहाँ से आपके 8 नंबर मिलते हैं। और शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है वो चयन करके आपको लिखना है, श्रवण और श्रमण, ठीक है ना, श्रवण और श्रमण। तो आंसर है हमारा भैया कान और भिक्षु, ठीक है ना। श्रवण का मतलब होता है कान, श्रवण, ठीक है ना, श्रवण का मतलब हो जाएगा कान और श्रमण का मतलब हो जाएगा भिक्षु भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, श्रवण और श्रमण, कान और भिक्षु। और ये क्वेश्चन तो एक बार और भी आ चुका है, अंश और अंश, तो आप बताएंगे कंधा और हिस्सा, ठीक है ना, कंधा और हिस्सा, ये हो जाएगा। यहाँ से आपके हो गए 2 नंबर, ये आपके जो शब्द युग्म वाले होते हैं वो 2 नंबर के हो जाते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन बनेगा आपको, जहाँ पर एक आएगा एक शब्द को लेना है आपको, ठीक है, या तो आप अंबर ले लो या चपला ले लो या जड़ ले लो, और इसके आप 2 अलग अलग अर्थ बता दीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि अंबर का मतलब क्या भाई, अंबर का मतलब वस्त्र और आकाश है, बहुत ही सिंपल हो गया। चपला मतलब हो गया चंचल स्वभाव की स्त्री, या फिर हम लोग बिजली बोलते हैं। और जड़ का मतलब आधार स्थल या आश्रय, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है। तो अनुकरण करने योग्य, तो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, ठीक है ना, अनुकरणीय जिसका हम अनुसरण करें, ठीक है। तो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए आपको जो है वो 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 नंबर के बहुविकल्पी सवाल रहेंगे। वन में रहने वाला, तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अगर आप विकल्प भी देखेंगे तो नगरीय कौन होगा, जो नगर में रहेगा। ग्रामीण कौन होगा, जो ग्राम में रहेगा, मतलब गांव में रहेगा। पहाड़ी, अब पहाड़ी तो कोई होता नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सिंपली वन में रहने वाला वनवासी, ठीक है ना, वन में रहने वाला वनवासी हो जाएगा, सिंपल वन में रहने वाला वनवासी हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो घ नंबर आएगा वो 2 नंबर में रहेगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखे शब्द युग्म वाले, ठीक है ना, वहां 2 नंबर मिलेंगे। फिर हमने देखा कि एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, वहां 2 नंबर मिलेंगे। फिर हमने देखा कि वाक्यांश जो है वो 2 क्वेश्चन रहेंगे, वाक्यांश के लिए वहां 2 नंबर रहेंगे। और फिर आपके आ जाएंगे कि वाक्य को शुद्ध करना, यहाँ पर आपके 2 नंबर रहेंगे। 4 में से आपको 2 करना है। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा
पढ़ा रही है, तुम मेरे से मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, दो करने जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तुम मुझसे मत बोलो, मैंने लड़के को पढ़ाया है। इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आते हैं भैया हमारे पास रस छंद अलंकार। एक नंबर भैया, एक नंबर क्वालिटी के, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, एक नंबर क्वालिटी के रस छंद अलंकार पढ़ाए हैं। कोई 1% कह दे कि मुझे दिक्कत आ जाए रस छंद अलंकार में, बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि रस छंद अलंकार की वीडियो जो एक्सपी क्लासेस ने डाले हैं वो देखना है। आपको जरा से एक्सपी क्लासेस डालना, आगे सर्च मार देना, मिल जाएगा वीडियो। छंद के लिए भी एक्सपी क्लासेस आगे डाल के सर्च कर देना, मिल जाएगा। अलंकार के लिए भी सेम अलंकार एक्सपी क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, देखना, शानदार मज़ा आ जाएगा, गारंटी है, इतनी तो हम जानते हैं, क्योंकि बढ़िया वो आपके वीडियो हैं और आपको उनमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार के रस के लिए ये आपके पास उदाहरण है। उदाहरण वही बात है, मैंने आपको समझाया था कि उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, उदाहरण लिख लेने, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं शांत रस के लिए, जिसके लिए आप ये उदाहरण देख रहे हैं। और फिर आ जाती है बात अलंकार की। तो रस हो गया, रस में आपके 2 नंबर मिलने हैं। फिर अलंकार है, अलंकार में 2 नंबर मिलने, अनुप्रास अलंकार कह रहा है, रूपक अलंकार कह रहा है, परिभाषा लिखती है, एक उदाहरण आपको बताना है। ठीक है ना। तो अनुप्रास अलंकार के लिए ये देख दीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है ना। तो ये उदाहरण हो गया, याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना, रट्टा मान लो, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कम समय है तो तैयार करके आइएगा। 95+ का अपना टारगेट है भैया, इसको हर हाल में अचीव करना ही करना है। ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये रहा। ठीक है, और इसके लिए आप ये उदाहरण जो है वो देख पाएंगे। फिर आ जाते हैं भैया दोहा, अपने वो छंद और उस पर। तो दोहा छंद और सोरठा छंद के बारे में बात कर रहा है, 2 नंबर यहाँ पर मिलने हैं और उदाहरण आपको याद ही रखना ही होगा। दोहा छंद का लक्षण आपको देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास ये दोहा छंद के लिए उदाहरण है, समझाए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सोरठा छंद ये रहा उदाहरण आपके लिए, ये उदाहरण का प्रारूप आप देख पाएंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका एप्लीकेशन रहेगा 6 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 ऐसे रहेगा, निबंध रहेगा 9 नंबर के लिए। ठीक है ना भैया, समझ लो इस बात को। और देखो छात्र एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपने सही साफ सुथरा लिख के आए हैं एप्लीकेशन में। और मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, पेज इतना बड़ा रहेगा कि कभी भी ध्यान रख लेना, एप्लीकेशन को अलग अलग पेज में मत करके आना भैया मेरे, एकदम बिल्कुल नोट कर लो मेरे इन शब्दों को, एप्लीकेशन एक पेज में करके आएंगे। ठीक है, चाहो तो अगर मान लो जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, एक आइडिया मैं आपको देता हूं, आपने उस पेज में आधा काम तो कर लिया, यहां तक कर लिया, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 बन जाता है। और अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कहा था, मैंने आपसे सर ने कहा था कि सर कि एक पेज में करना, इतने पेज में नहीं बन पाएगा। तो क्या करना, मैं आपको सिंपली बता दूं, उस पेज को भैया उस पेज को क्या कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मतलब इतना इस तरीके से करना और यहां पर लिख देना PTO। ठीक है, PTO प्लीज टर्न ओवर। तो जो कुछ भी एप्लीकेशन लिखना एक फ्रेश बढ़िया तरीके से शानदार एक खाली पेज में लिखना और लिखना यहां से और अंत करना एक पेज में। कभी भी एप्लीकेशन को दूसरे पेज में लेकर ही नहीं जाना, ध्यान रखिएगा इस बात को। बिल्कुल भी आपको 6 में 6 नंबर चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पूरे एप्लीकेशन में 6 में 6 नंबर चाहिए। आप पहली बात तो अच्छी तरीके से एप्लीकेशन तैयार करके आएंगे, खासकर बैंक से ऋण लेने पर, बैंक से लोन लेने पर आप एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर बदल दिया है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैंक से रिलेटेड आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। साधारण होता है, सरल होता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज्यादा मच करने के लिए नहीं है। लेकिन आपको एक बात ये जरूर याद रखनी है कि भैया प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एप्लीकेशन को पूरे एक पेज में करके आइएगा, कभी भी एप्लीकेशन को आधा इस पेज में आधा उस पेज में मत करके आइएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो प्रारूप आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। और किस तरीके से देखो कितना आसान है। निवेदन है कि मैं फलाने ढिमकाने जो इंटर कॉलेज है वहाँ का विद्यार्थी हूँ। ठीक है ना भाई, कर्नलगंज इंटर कॉलेज प्रयागराज, थोड़ा सा आप ऑफेंड मत होइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, नहीं तो भाई प्रयागराज के जो हैं वो ऑफेंड हो जाएं कि सर आप ऐसे कैसे बोले। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर किस विद्यालय का नाम लिखें, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि आप अपने विद्यालय का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। पड़ोस के विद्यालय जो आपका स्टूडेंट है, दोस्त है, सहपाठी है, जो आपको एग्जाम में दे रहा है, उसके विद्यालय का तो नाम नहीं पता ना आपको। तो मेरा कहने का मतलब है आपको अपने विद्यालय के नाम अच्छी तरीके से पता है, लिखना आता है कि नहीं?
अरे विद्यालय का नाम लिखना आता है कि नहीं आपको? हाँ ठीक है, समझ लेना अपना अपना हिसाब किताब, तो जो भी है लिख लेना। इसके बाद विद्यार्थी हूँ मैं, छात्रवृत्ति हेतु आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर ध्यान रखनी, अगर आप लड़का हैं तो चाहता या चाहती, ठीक है ना, इस हिसाब से। ये नहीं कि दोनों लिख के आए, या तो चाहता लिखना या चाहती, ठीक है ना। मैं खाता खुलवाना चाहता हूँ, मैं खाता खुलवाना चाहती हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैंने खाता खुलवाने संबंधी सभी आवश्यक कागजात फॉर्म के साथ संलग्न कर दिए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने की कृपा कर दें। और प्रार्थी हो जाएगा आवासा फलाना ढिमकाना, जो भी है आवासा लिख के आइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर संलग्न आप बताना सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि, ठीक है ना, यानी फोटो कॉपी। तो कितना आसान है मुझे बताइए। एप्लीकेशन लिखना 6 नंबर पाना हलवे के समान मक्खन, अगर आप सही से देख के जाते हैं, ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। फिर आपके पास आ जाता है ये अथवा करके ऑप्शन में, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने के बारे में बात कर रहे हो, तो उत्तर में आप बताएंगे एप्लीकेशन सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी मऊ, ठीक है, अगर आप मऊ के हैं, जो जैसे भी जहाँ की भी, और इस तरीके से आप प्रारूप के तौर पे ये धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये आप बता रहे हैं। अब देखो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 14 निबंध में बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर नंबर कटते ही कटते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपको 9 जैसे ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको 8 नंबर चाहिए, 8.5 नंबर चाहिए, तो पढ़ के जाइएगा, पढ़ के जाएंगे, आपके पास शब्दकोश होगा, आपको एक आइडिया होगा कि मुझे किस तरीके से लिखना है ना। वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि मुझे लिखना किस तरीके से है, क्या है, तो बस बगलें झांकेंगे एक दूसरे की, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म करके कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। फिर आपको होता क्या है कि 9 नंबर का सवाल है, टीचर जो होगा वो देखेगा 3 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा, निपटा देगा आपको। इस तरीके से करते हैं टीचर फिर, ठीक है ना। और अगर आपने साफ सुथरा सुंदर, हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ साफ सुथरा सुंदर लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, साफ सुथरा सुंदर अगर आप लिख के आएंगे और आपने थोड़ा बहुत बेहतर शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है, तो आपको कम से कम वो 8 नंबर दे के जाएगा। 9 नंबर निबंध में 8 नंबर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक जंग जीतने के बराबर है, ये समझ लो। तो पहली बात तो ये मत सोच के आइएगा कि निबंध में नंबर नहीं मिलते, निबंध में नंबर कटने। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है। हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे। और यहाँ पर आपको प्रारूप के तौर पर आरक्षण व्यवस्था, वरदान या अभिशाप के बारे में ये आपको बता रहा है। तो इसको आपको देखो कि आप पढ़ लेना, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से आपको हो जाएगा। और फिर मेन क्या होता है निबंध में होता है शब्दकोश। आपको लिखने बन रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस बारे में कुछ जानता हूं कि नहीं, बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन नंबर 2 है खंड खा 50 नंबर के लिए 7 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे। और हम लोगों ने 2022 का भैया 6वां पेपर भी सॉल्व कर लिया। इससे पहले हम लोग 5 पेपर हल कर चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी भैया। 21 पेपर हैं, हिंदी के 21 पेपर, मैथ के 21 पेपर, फिजिक्स के 21 पेपर और केमिस्ट्री के 21 पेपर। तो 99 रुपये की फीस रहती है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।